अमर बेल एपिसोड 41। वो अब सर झुकाए दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून से बारी बारी बाकी उंगलियों के नाखून कुरचने की कोशिश कर रहा था। माँ जहदा ने अपनी बीवी की तरफ देखा। नानो भी इनकी बात पर इतनी शर्मिंदा नजर आ रही थी जितना वो खुद थे। बिल आखिर इन्होंने एक बार फिर कहना शुरू किया, सारी मॉडल्स तो बुरी नहीं होती, मगर जब उम्रों में इतना फर्क हो तो फिर शादी कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। खास तौर पर अगर जहांगीर जैसा आदमी हो तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। उमर ने इनकी बात पर सर उठाकर गौर से इन्हें देखा था। ग्रैंडपा, दोबारा कभी ये बात मत कहिएगा। मेरी माँ को कभी मॉडल भी ना समझिएगा। मॉडल औरत होती है, घर बसा सकती है, अगर दूसरी तरफ थोड़ी सी वफादारी हो। पापा में वफादारी ना कभी थी, ना है, ना होगी। जो औरत 11 साल किसी जहांगीर मास के साथ गुजारा कर सकती है, वो सारी उम्र भी गुजारा कर सकती है। मेरी माँ ने ये कोशिश की थी। वो एकदम इस तरह ज़ारा की हिमायत में बोला था कि माँ ज़ैद और इनकी बीवी दोनों हैरान रह गए थे। कहाँ वो ज़ारा से मिलने पर तैयार नहीं था, कहाँ वो इसके हक में दलीलें दे रहा था। मैंने ज़ारा की बात नहीं की थी, मैं जानता हूँ वो अच्छी औरत थी, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। मास कुछ खुजल हो गए। नहीं, वो अच्छी औरत नहीं थी। अच्छी औरत होती तो पापा से शादी कभी ना करती। अगले ही जुमले में वो एक बार फिर अपनी ही बात की नफी करने लगा। माँ ज़ैदा ने जैसे कुछ बेबस होकर इसे देखा। जो भी है, बहरहाल तुम जहांगीर की वजह से अपना करियर दांव पर मत लगाओ। थोड़े सुकून और समझदारी से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह भागम भाग अमेरिका जाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? जहांगीर से सामना होगा, वो और मुश्तिल होगा। यहाँ से चले जाने से भी तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए तुम ठंडे दिमाग से इस मसले पर गौर करो और फिर कोई फैसला करो। माज हैदर ने एक बार फिर इसे समझाना शुरू कर दिया। वो पूरी खामोशी के साथ सर झुकाए इनकी बात सुनता रहा। पहले की निस्बत वो मुजमल लग रहा था। माज हैदर को इसके तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि वो कश्मकश का शिकार हो चुका है। बहुत देर तक वो दोनों इनके पास बैठे इसे समझाते रहे। वो इसी खामोशी के साथ कुछ जवाब दिए बगैर इनकी बातें सुनता रहा। जब वो दोनों इसके पास से उठकर आए थे तब भी वो खामोश था। अब इसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। वो अंदाजा नहीं कर पाए कि इसने क्या फैसला किया था। इन दोनों के जाने के बाद उमर ने कमरा लॉक कर लिया था। बेड पर सीधा लेटा छत को घूरते हुए बहुत देर तक अपना ज़हन किसी भी चीज पर मरकूज नहीं कर पा रहा था। ग्रैंडपा ठीक कहते हैं, मैं वाकई ऐसे कठपुतली हूँ जिसकी डोरियां पूरी तरह से आपके हाथ में है। मैं चाहूं भी तो खुद को आपसे नहीं छुड़वा सकता। आप मेरे लिए ऑक्टोपस से भी ज्यादा खौफनाक साबित हो रहे हैं। मगर पापा, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब मैं खुद को आपके शिकंजे से छुड़वा लूंगा। मुझे सिर्फ ये देखना है कि वो कितनी जल्दी आता है। वो लेटे लेटे बड़बड़ाया। फिर इसने आंखें बंद कर ली। चंद मिनट वो इस तरह पड़ा रहा। फिर एकदम जैसे ख्याल आने पर इसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना वॉलेट हाथ बढ़ा कर उठा लिया। आहिस्ता से वॉलेट खोलकर इसने इसमें लगी हुई एक तस्वीर को देखना शुरू कर दिया। फिर खुले हुए वॉलेट को अपनी आंखों पर उलटकर इसने आंखें बंद कर ली थी। वो सुबह की फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंच गया था। एयरपोर्ट पर इसे लाइक अंकल की बड़ी बेटी शानजा ने रिसीव किया। वो शानजा से पहले भी 2-3 बार मिल चुका था, इसलिए इसे कोई अजनबियत नहीं हुई थी। मगर जिस मूड में वो इन दिनों था, बहुत कोशिश के बावजूद भी वो इस तरह शानजा से बात नहीं कर सका जैसे पहले करता था। ना चाहते हुए भी वो कुछ खिंचा खिंचा था और शानजा ने ये बात महसूस कर ली थी। एयरपोर्ट से घर जाते हुए गाड़ी में इसने उमर से खासी बेतकल्लुफी से कहा, तुम खासे सीरियस हो गए हो उमर। 6 माह पहले जब तुमसे मुलाकात हुई थी तो तुम खासे जोली हुआ करते थे, अब क्या हुआ है? नहीं, मैं वैसा ही हूँ, कोई तब्दीली नहीं आई। पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लगा है। उमर ने मुस्कुरा कर कहा, चलो ठीक है, हो सकता है ऐसा ही हो। लाइक अंकल तो इस वक्त ऑफिस में होंगे। उमर ने बात शुरू करते हुए कहा, हाँ, पापा तो ऑफिस में ही हैं, इसलिए तो मैं लेने आई हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारी फ्लाइट रात को होती तो वो खुद तुम्हें लेने आते। तुम अब घर जाने के बाद इन्हें रिंग कर लेना, इन्होंने खास तौर पर कहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अंकल के ऑफिस ही चला जाता हूँ, वहाँ। शानजा ने उमर की बात मुकम्मल नहीं होने दी। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। वो आज थोड़ी देर ही वहां रहेंगे, फिर इन्हें 2-3 जगहों पर जाना है। आजकल ऑफिस में इनका ज्यादा वक्त नहीं गुजरता, बल्कि कुछ दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ है। शानजा ने लापरवाही से कहा, इसका मतलब है कि आज का दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। उमर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? आज का दिन गुजर जाएगा तो फिर क्या है, तुम आराम से यहाँ रहकर अपना काम करो।
दिन गिनने की कोशिश ना करो, वैसे भी पापा बता रहे थे कि अंकल जहांगीर ने तुम्हें अभी इस्लामाबाद रहने के लिए ही कहा है। उमर ने इस बात पर एक गहरा सांस लेकर खिड़की से बाहर झांका। वैसे उमर, अंकल जहांगीर का टेस्ट बहुत अच्छा है। उमर ने चौंक कर शांजा की तरफ देखा था। इसके होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। रचना किसी को घास तक नहीं डालती थी, शादी तो दूर की बात थी, मगर देख लो। उमर ने बेख्तियार अपना निचला होंठ खींच लिया। मैंने एक दो शोज में मॉडलिंग की है इसके साथ, वो वाकई बहुत अट्रैक्टिव और ग्लैमरस है। शान साहब इसकी तारीफ कर रही थी। तुम मॉडलिंग करने लगी हो? उमर ने दानिस्ता तौर पर बात का मौजू बदलने की कोशिश की। प्रोफेशनली तो नहीं, बस एडवेंचर के तौर पर। मम्मी की एक फ्रेंड के कहने पर लेडीज क्लब के एक फंक्शन में की थी। रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, और वहीं एक मैगजीन की एडिटर ने एक फैशन शूट के लिए कहा। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ और फैशन शो भी मिलने लगे, बल्कि अब तो एक टीवी सीरियल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। लीडिंग रोल तो नहीं है, मगर अच्छा रोल है। मुझे तो बस ये खुशी है कि बहुत अच्छी कास्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। शांजा ने बहुत जोर से अपने बारे में तफसील से बताना शुरू कर दिया। अच्छी एक्टिविटी है। उमर ने सरसरी सा तबसरा किया। इस वीकेंड पर एक फैशन शो में हिस्सा ले रही हूँ, तुम चलना साथ? शांजा ने फौरन इसे ऑफर की। नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं फैशन शोज में। उमर ने साफ इनकार करते हुए कहा। क्या तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? हालांकि तुम्हारी मम्मी खुद इतनी मशहूर मॉडल रह चुकी हैं, फिर भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? उमर ने इसकी बात का जवाब एक हल्की सी मुस्कुराहट से दिया। गाड़ी में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। वैसे अंकल जहांगीर ने तुम्हें रचना से शादी के बारे में बताया था? मेरा मतलब है शादी से पहले। एक बार फिर शांजे ने ही खामोशी तोड़ी। गुफ्तगू का मौजू एक बार फिर वही हो गया था जिससे उमर बचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, इसने झूठ बोला। और तुमने कुछ कहा नहीं? कोई एतराज? मैं तरास क्यों करता? ये पापा की जिंदगी है, वो जो चाहे करें। इसने बड़ी सटमहरी और लापरवाही से कहा। हाँ, वैसे भी अंकल जहांगीर की शादी से तुम्हें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मम्मी से तो पहले ही इनकी सेपरेशन हो चुकी है। इतराज तो समरीन आंटी ने किया होगा। पापा बता रहे थे कि इन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी इस शादी से कुछ दिन पहले। मैं एकदम चौंक गया। शांजा के पास वो सारी मालूमात थी जो इसके पास होनी चाहिए थी। लाइक अंकल से इसके पापा की बहुत गहरी दोस्ती थी, सिर्फ रिश्तेदारी नहीं थी। सुसाइड? इसने कुछ हैरान होकर कहा। तुम्हें नहीं पता? नहीं। समरीन आंटी खुशकिस्मती से बच गई, और अंकल जहांगीर इतने गुस्से में आ गए कि इन्होंने समरीन आंटी को डाइवोर्स करने का फैसला कर लिया। फिर पापा और दूसरे अंकल्स ने समरीन आंटी की रिक्वेस्ट पर इन्हें समझाया। अंकल जहांगीर बड़ी मुश्किल से इस काम से बाज आए। डाइवोर्स तो उन्होंने नहीं दी, मगर समरीन आंटी को यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो इन्हें साथ रखने पर तैयार नहीं है। वहाँ अमेरिका में भी इन्होंने समरीन आंटी को किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है। अपने साथ इन्होंने रुशना को रखा हुआ है। वो खामोशी से शांजा की बातें सुन रहा था। सिवाय मेरे और ग्रैंडपा और ग्रैनी के खानदान में सबको पापा की इस मुतवक्के शादी के बारे में बहुत पहले पता चल चुका था, मगर इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। हर एक ने ये बात छुपाई। उमर कुड़ते हुए सोच रहा था, और इसे अपनी कजिन्स पर भी हैरत हो रही थी, जिनसे इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। शायद ये अच्छा ही हुआ, वरना जो कुछ वक्त मैंने लाहौर में सुकून से गुजारा है, वो भी गुजार ना पाता। वो अब सोच रहा था। खुद सोचो, एंजॉय कर रही हो या नहीं? तुम खामख्वाही अपने नानों से खौफजदा हो रही थी। शैलन तालियां बजाते हुए बुलंद आवाज में अलीजे से कहा, जो खुद भी तालियां बजाने में मसरूफ थी। अलीजे मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर स्टेज पर नजरें जमाए रही, जहां सिंगर अगले गाने की तैयारी कर रहा था। वो दोनों इस वक्त एक मेडिकल कॉलेज में होने वाले कंसर्ट में मौजूद थी। शहला का भाई और इसके कुछ दोस्त भी इस कंसर्ट में परफॉर्म कर रहे थे। कंसर्ट शाम को था, और शहला का इसरार था कि अलीजे भी इसके साथ वहां चले, मगर अलीजे जानती थी कि नानो शाम के वक्त इसे घर से बाहर जाने नहीं देंगी, और फिर किसी कंसर्ट में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कंसर्ट भी ऐसा जो लड़कों के कॉलेज में था। शहला के इसरार के बावजूद इसने इनकार कर दिया, मगर शहला ने हार नहीं मानी थी। देखो, मैं खुद नानो से बात कर लेती हूँ, इसने बिलाखिर अलीजे से कहा। बात करने से कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ वो नहीं मानेंगी। मान जाएंगी। मैं इन्हें ये नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हें कंसर्ट में ले जा रही हूँ। क्या मतलब? अलीजे हैरान हुई। मैं इनसे यही कहूंगी कि मेरे घर पर फंक्शन है, और मैं तुम्हें इसके लिए इनवाइट कर रही हूँ। शैला ने बड़े आराम से कहा। यानी तुम नानो से झूठ बोलोगी? जाहिर है भाई, जब वो सच सच बताने पर जाने नहीं दे रही, तो फिर झूठ ही बोलना पड़ेगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। अलीजे ने साफ इनकार कर दिया।
کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ میں بھی تو تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ مگر نانو کو پتہ چل گیا تو وہ آئندہ تمہارے ساتھ کبھی بھی کہیں جانے نہیں دیں گے، بلکہ وہ مجبور کریں گے کہ میں تم سے دوستی بھی ختم کر دوں۔ مگر انہیں پتہ چلے گا ہی نہیں۔ شام 6 بجے کنسرٹ شروع ہو رہا ہے، ہم 8 بجے تک واپس آ جائیں گے، اور اگر نانو نے اسی دوران تمہارے گھر فون کر لیا تو میری ماما ان سے کہہ دیں گے کہ تم وہی ہو اور بس گھر آنے والی ہو۔ یعنی تمہاری ماما بھی جھوٹ بولیں گی؟ ہاں، صرف تمہارے لیے۔ علیزہ اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ خود بھی اس کنسرٹ میں جانا چاہ رہی تھی، کیونکہ اس کے کالج کی بہت سی لڑکیاں وہاں جا رہی تھی، مگر نانو اسے اس طرح اکیلے کبھی کنسرٹ میں نہیں بھیجتی تھی۔ وہ انہی کنسرٹس میں جایا کرتی تھی جو جم خانے میں ہوتے تھے، جہاں نانا اور نانو بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس طرح لڑکوں کے کسی کالج میں کنسرٹ پر جانے کی اجازت ملنا ناممکن تھا، اور اب شیلا اصرار کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے، تم نانو سے بات کر لو، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو پھر سوچ لیں گے۔ علیزہ نے نیم رضامندی سے کہا۔ یہ ہوئی نا بات؟ شیلا اس کی بات پر بے تحاشا خوش ہوئی۔ مگر تم انہیں کس فنکشن کے بارے میں کہو گی؟ اپنی برتھ ڈے کروا دوں گی۔ یہ کبھی مت کرنا، انہیں تمہاری برتھ ڈے یاد ہے۔ علیزہ نے فوراً منع کیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، سبین کی برتھ ڈے پارٹی کا کہہ دیتے ہیں۔ شیلا نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ علیزہ متفق ہو گئی۔ پھر اگلے دن شیلا کالج سے اس کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ وہ اس سے نانو سے علیزہ کو اس فنکشن پر بھیجنے کے لیے اجازت جاری